जब भी आप कोई डील नेगोशिएट करते हैं, स्पेशली वो डील अगर किसी भी किस्म के मिलिट्री के ब्रांच के लिए हो, जहाँ पे उनको वेपन्स, इक्विपमेंट मिलनी हो, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि सबसे अच्छी डील नेगोशिएट हो, सबसे कम दाम पे हो और हमें एक सुपीरियर एज दिया जाए। ये नॉर्मल मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर ये कहानी होती है कि सबसे बड़ा किकबैक कहाँ से लिया जा सकता है। तो क्यों ना एक ऐसे मुल्क से नेवी की डील बनाई जाए जहाँ पे किकबैक्स एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी है। जहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त है कि मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर किकबैक्स क्योंकि रूटीन में होते हैं, तो क्यों ना इसको डीक्रिमिनलाइज़ करके सिस्टम का पार्ट बना दिया जाए। फिर वही किकबैक्स इस्तेमाल किए जाएँ फ्रेंच पॉलिटिकल कैंपेन्स में और ये सब कुछ हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जब आप इक्विपमेंट चूज़ करते हैं नेवी के लिए, सो यू वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उस वक्त ब्रिटिश नेवी इन द 90s फार सुपीरियर थी फ्रेंच नेवी को, इक्विपमेंट भी बेहतर थी। लेकिन फॉर सम रीज़न बेनज़ीर गवर्नमेंट बार बार पुश करे कि आप इस फ्रेंच कंपनी से ही डील करें, इस फ्रेंच गवर्नमेंट से ही डील करें। नेवी मासूम, उनको तो समझ कोई नहीं, उनकी तो फील्ड ही नहीं है, वो उसी कंपनी से डील करती हैं। और फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री स्कैंडल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी ज़्यादातर तहकीकात फ्रांस से आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज़ की डिटेल स्क्रूटनी होती नहीं है, और जब होती है तो एक स्केपगोट बना दिया जाता है और कहा जाता है कि ये कल्ला ही सारा गंद मचा रहा था, बाकी सब बरी-उज़्ज़मा है। हम बात कर रहे हैं आर्म्स डील अगस्टा सबमरीन्स की, जिसको कराची अफेयर भी कहता है। अगर मैं कराची अफेयर ना कहूँ तो मुआज़ हमारा रिसर्चर बहुत तंग होगा। वो खुद कैमरे के पीछे इस वक़्त बैठा हुआ है मुझे डायरेक्ट करने के लिए। थोड़ी-सी इंसल्ट फ़ील हुई, क्यों सलमान है? ऐसा ही होता है। 1994 में फ्रांस साइन करता है डील 3 अगस्टा क्लास सबमरीन्स पाकिस्तान को बेचने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी $1 बिलियन। ये अमाउंट आज भी बहुत ज़्यादा है। सरकार 1 बिलियन के लिए ही आईएमएफ को भीख माँग रही है, लेकिन आज इमेजिन करें कि 1994 में हमने $1 बिलियन की 3 सबमरीन खरीदी और ये डील ब्रोकर की गई डीसीएन की तरफ से, डायरेक्शन डे कंस्ट्रक्शन नेवल्स, एक फ्रेंच नेवल डिफेंस कंपनी से। लेट 20th सेंचुरी में जिस तरह हमने आपको बताया, यानी कि 90s के अंदर ये फेयरली कॉमन था कि ऑफिशियल तरीके से किकबैक्स दिए जाएँ और इंटरेस्टिंगली इनफ ये किकबैक्स इस्तेमाल किए जाते थे पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पॉलिटिकल कैंपेन में भी ये किकबैक्स गए। ये किकबैक्स जो हैं पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को भी रिसीव हुए, पाकिस्तानी मिडलमैन को भी रिसीव हुए और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग की दुनिया में ये किकबैक्स अक्सर औक़ात कमीशन के तौर पे ट्रीट किए जा रहे होते हैं और सॉर्ट ऑफ कोई इश्यू नहीं किया जाता। बेनज़ीर गवर्नमेंट ने ये डीसीएन के साथ जो 3 अगस्टा 90 बी क्लास सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो डील अप्रूव की उस वक्त के प्रेसिडेंट फ़ारूक लगारी साहब ने, जिन्होंने बाद में बाय द वे बेनज़ीर का टेन्योर भी ख़त्म किया था, क्योंकि वो कहते हैं इतनी करप्शन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये करप्शन का जो स्टिग्मा है, इसकी जो कन्विक्शन है, वो अकेले एक बंदे तक रहेगी और उस बंदे ने भी $7.2 मिलियन वापस करके पीबी यानी प्ली बार्गेन साइन कर ली और फिर इंक्वायरी ख़त्म कर दी। बहरहाल डील के की एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली इंक्लूड करता था लार्ज कमीशन पेमेंट्स टू पाकिस्तानी इंटरमीडियरीज और वो पैसे आगे जिस तरह मर्जी उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि पाकिस्तानी मौजूद थे बीच में जिनको किकबैक्स ऑफिशियली दी गई। ये फ्रेंच डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, यानी कि ये अनडिनाइबल ट्रूथ में से, जैसे सूरज जो है वो ईस्ट वाली साइड से आपको नज़र आना शुरू होता है और वेस्ट में जाके सेट होता है। बाद में ये हुआ एलिगेशन जो इमर्ज की, जहाँ से भांडा फूटा, और ये भांडा क्यों फूटा हम आपको यही बताएंगे कि $200 मिलियन के करीब किकबैक्स दिए गए जो अपेरेंटली टॉप तक गए, और टॉप सर फहरिस्त नाम आता है मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी साहब का, कि यहाँ तक पैसे गए। फ्रेंच ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल फिगर्स इम्प्लिकेट हुए क्योंकि किकबैक्स उनको भी मिले और ये स्कीम ज़्यादातर अनरेवल हुई जब जैक शिराक प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस बने 1995 में, क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी शुरू की जो उनके पिछले मुखालफिन थे, जो प्रेसिडेंट थे जिनको आप समझे उनकी पार्टी को हरा के वो 95 में बने थे, वो थे एडवर्ड बालाडोर। मैंने नाम गलत ही लिए होंगे, मुझसे अक्सर औकात पाकिस्तानी नाम गलत लिए जाते हैं, लेकिन यही उनके नाम थे। यहाँ पे हैदर डिस्प्ले कर देगा जो 94 में प्रेसिडेंट थे और 95 में बने। तो 95 वाले प्रेसिडेंट ने पिछली हुकूमत पे इंक्वायरी खोली और उनका ये किकबैक्स हम डिटर्मिन करेंगे कि कैसे इस्तेमाल हुए और कहाँ कहाँ गया। उसमें सारा भांडा फूटा। यानी कि जो ये अक्सर कहा जाता है ना कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मनी गलत तरीकों से आता है, ये दुनिया भर में सच है। यूएस एड के केस आप उठाएंगे तो पता चलेगा डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्या क्या गोल खिलाए हुए हैं। तो पाकिस्तान अकेला नहीं है करप्शन में। इससे एक और चीज़ भी साबित होती है कि सिस्टमिक करप्शन जो है ज़रूरी नहीं मुल्क की तरक्की रोके, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस में भी तरक्की नहीं रुकी। तरक्कियाँ रुकती हैं पॉलिसी के तसलसल ना होने की वजह से। इंटरेस्टिंग थिंग है, एडवर्ड बैलाडोर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस जब ये डील साइन की गई और इस डील का पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में आया। अब हम आ जाते हैं रेयर एडमिरल तनवीर अहमद की इन्वेस्टिगेशन की तरफ। ये इन्वेस्टिगेशन क्यों ज़रूरी है? जब 95 के अंदर भांडा फूटता है
दुनिया भर में शोर मचता है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती है। ये बात समझिएगा, उस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती है। अगर बेनज़ीरी गवर्नमेंट होती तो ये इंक्वायरी ना की जाती। एडमिरल साहब जो इंक्वायरी करते हैं तो प्राइम सस्पेक्ट ठहराते हैं एडमिरल मंसूर उल हक को, जो 94 से 97 तक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। बेशक आउट ऑफ द 3 आर्म्स ऑफ मिलिट्री सर्विसेज नेवी सबसे छोटी है, लेकिन एक साइजेबल चंक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक चंक है। ये नहीं कि चंद 100 मिलियन डॉलर की बात है। ये 100-200 मिलियन डॉलर सिविलियन गवर्नमेंट्स के होते हैं। जब आप मिलिट्री के पास जाते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही होती है। तनवीर अहमद साहब की जो इंक्वायरी थी उसने अनकवर किया कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं इस डील में और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी नेवी के। यानी कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एक नहीं की, उन्होंने पूरे 94 से 97 के टेन्योर की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अनडॉक्यूमेंटेड कमीशंस पे हुई टू हाई रैंकिंग नेवल ऑफिशियल्स। अनडॉक्यूमेंटेड क्या कहते हैं, कमीशंस का मतलब होता है कि पेपर ट्रेल तो मिल गया कि पैसा किसके पास क्यों गया, लेकिन किस वजह से गया ये कभी नहीं पता चला। और फनली इनफ इस इंक्वायरी के एंड तक भी नहीं पता चलेगा। और ये साबित किया गया कि मंसूर उल हक साहब यानी कि जो उस वक्त के एडमिरल थे, उनको फाइनेंशियल गेन हुआ। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये फाइनेंशियल गेन था। इस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में 97 में नवाज शरीफ साहब ने अर्ली रिटायरमेंट में भेज दिया मंसूर उल हक साहब को। अब आप देखें, अगर इतनी मैसिव लेवल की करप्शन किसी प्राइवेट कंपनी में हो तो फिर वो बंदे को पाए तकमील तक जेल पहुंचाते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एक एलीट क्लास थे, या एलीट क्लास से मुराद है कि पाकिस्तान में कई दफ़ा समझाया कि फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, और अक्सर कहा आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स, एयरफोर्स फर्स्ट क्लास सिटीजनरी में होते हैं। तो इन्होंने कहा सर आप थोड़ी रिटायरमेंट कर लीजिए, थोड़ा सा आप रेस्ट करें। रिटायरमेंट के बाद जैसे कि बहुत सारे लोग अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, हमारे मंसूर उल हक साहब भी अमेरिका में सेटल हो गए। लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, क्योंकि उस वक्त एक और चीज़ आपको समझनी है कि मिलिट्री कू आ गया होता है। ये हम 99 के पोस्ट चले गए हैं, थोड़ा सा टाइम लैप्स वाइज हम बड़े क्विकली मूव करेंगे, लेकिन आपने हमारे साथ रहना है। यानी कि 94 में डील होती है, 95 में फ्रेंच गवर्नमेंट चेंज होती है, वो इंक्वायरी खोलती है। 97 के अंदर नवाज शरीफ साहब इस इंक्वायरी की वजह से जो पाकिस्तान में रेल एडमिरल तनवीर करते हैं, मंसूर उल हक साहब जो चीफ होते हैं उनको घर भेज देते हैं। मंसूर उल हक साहब अर्ली रिटायरमेंट के बाद दुनिया के बेहतर मुल्कों में जाते हैं। अमेरिका के अंदर वो सेटल हुए होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। 99 में मिलिट्री कू होता है पाकिस्तान में, और फिर आ जाते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ। अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी लेजिटिमेसी दिखाने के लिए कुछ तो करना था। ये हॉट टॉपिक था, उन्होंने उठाएगा कि इनको इबरत का मिसाल बनाया जाए, लेकिन सिर्फ इनको और किसी को नहीं, क्योंकि बाकी लोगों से डीलिंग हो गई थी। कुछ लोगों को हम रिलीज़ दे के मिडल ईस्ट भेज दिया था, कुछ लोगों ने जाके फ्रांस में शैटो ख़रीद लिया था। आप समझ ही गए, नून लीग और पीपीपी की बात करें, लेकिन कुछ तो करना था, आवाम को बेवकूफ़ तो बनाना था, और ये सबसे अच्छा मुद्दा होता है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। उसी तरह मुशर्रफ साहब ने फैसला किया कि अपने डिपार्टमेंट में नहीं, लेकिन हमारे ही सब्सिडरी नेवी में ज़रा तोन के रखते। खैर, अनवार उल हक साहब को अमेरिका से उठा लिया गया और फिर उनको एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान भेजा। यानी कि एक वक्त था जब आप क्रिमिनल्स को दूसरे मुल्कों से उठा कर यहाँ ला सकते थे। जब उनको यहाँ पे लाया गया तो उन्होंने एक ट्रायल फेस किया, और ट्रायल के दौरान डिसाइड किया गया कि जनाब बेहतर ये है कि सज़ा ना मिले, 7.5 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे दिए जाएं। अब एलिगेशन थी 200 मिलियन डॉलर की, हमने 7.5 मिलियन रिकवर किया और सब ने कहा वाह क्या बात, तालियां बजी, पूरे मीडिया ने शोर मचा दिया, कुराम हो गया, सड़कों पे लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी। पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। वैसे ईरान पे भी हमने फैसला किया आपसे बड़ा फ्रॉड करें और सबसे चंद पैसे गरीबों में बांटे और फिर हम भी अमर हो जाएं, मकबूल हो जाएं। नहीं यार, अल्लाह माफ़ करें, हम ऐसे नहीं करेंगे, 1 रुपया वापस नहीं करेंगे, ठीक है।
$7.5 मिलियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दे दिए गए और ये सेटलमेंट से उनकी ज़ाती रेपुटेशन ख़राब होगी। अब ये मुआवज़े क्यों इंक्लूड किया ज़ाती रेपुटेशन ख़राब होगी? कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारी फर्स्ट क्लास सिटीज़नरी होती है, पैसा उनके पास बहुत होता है, इज़्ज़त हर चीज़ होती है। उस इज़्ज़त को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे नाइंसाफ़ी की दास्तान शुरू होती है, क्योंकि मंसूर अल हक साहब अकेले नहीं थे। पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था। उसी के साथ-साथ जितने आपके उस वक़्त के गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर्स थे, वो भी इन्वॉल्व थे। फ्रेंच इंक्वायरी ने ये रिवील किया कौन-कौन से वो ऑफिशियल्स थे और अलिजेडली पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें प्रिंट भी हुई, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं की उनके अंदर। क्योंकि उस वक़्त मुशर्रफ दौर में सियासी जमातें इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि वो सब एक्साइल में थे और उन्होंने डिसाइड किया कुछ चीज़ों पे हम एक-दूसरे को माफ़ कर देंगे। इस पे एक डिटेल स्टोरी हम बनाएँगे 88 से लेके मुशर्रफ दौर तक की करप्शन का। वो ऑलरेडी आज सुबह हाज़िम मुआज़ और साद को टास्क मिल चुका है, बल्कि उनके सामने भी है और काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो काफ़ी वसी करप्शन की दास्तान है, जो हुई हुई है। तो सॉर्ट ऑफ एक टिट फॉर टैट पॉलिसी की तरह उन्होंने कहा हम तुम्हारा अगस्ता छोड़ते हैं, तुम हमारी मिसाल तौर पे पीली टैक्सी स्कैम छोड़ दो। जिसकी वजह से कभी भी फुल जस्टिस डिस्पेंस नहीं किया गया। हालाँकि ज़फ़र इकबाल साहब ने बताया, जो इसके अंदर क्रिटिकल थे डील में, कि यार कैश मैंने बहुत सारे लोगों को दिया था, बहुत सारे मिलिट्री और नेवल ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड हैं और ये वाहिद डील नहीं है इस तरह की। इंक्वायरीज़ हुई कुछ सेवरल रैंकिंग हाई ऑफिसर्स में, लेकिन उनको मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन ने कवर अप कर दिया। जब कॉमोडोर अशरफ और लियाकत अली मलिक जो कैप्टन थे, उनको रिलीज़ कर दिया गया 2002 से लेके 3 तक, किसी को बताया नहीं गया कि इनको क्यों रिलीज़ किया जा रहा है। ये सारे लोग इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन इनको बरी-ओ-ज़ुमा करके छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे सीनियर रैंकिंग आर्मी जनरल्स जिन्होंने एक कवर अप का रोल प्ले किया था, उनका लिंक था फ्रांस और यूक्रेन के साथ भी। यानी कि आप थोड़ा-सा इस गेम को समझें कि जब आप मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग में जाते हैं, तो दुनिया की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ आपके राब्ते बनते हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जो आप कह लें मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी दुनिया के मिलिट्रीज़ इंटेलिजेंस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ राब्ते होते हैं। वो उनके साथ डील्स नेगोशिएट कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं हमें क्या चाहिए, और ये सब कुछ एक स्पाई यूनिवर्स के अंदर हो रहा होता है। ये आपको समझनी है बात। ये बहुत एक क्रिटिकल पोस्ट होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस इसके लिए चाहिए होती है। जब इसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ करप्शन इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर ज़ाती मफादात टेक सेंटर स्टेज, और यहाँ पे यही चीज़ हुई। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवी इंटेलिजेंस डीजी ने कॉमोडोर शाहिद अशरफ, जो उस वक्त के मंसूर अल हक के नीचे काम कर रहे थे, उन्होंने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन रोक दी। न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने बताया किस तरह वो टॉर्चर हुए, हरास हुए और इल्लीगल कस्टडी में उनको रख के उन पे जुल्म और बर्बरियत की एक नई दास्तान कायम की गई, बिकॉज़ उनको बहुत ज़्यादा पता था माफिया का, जो डिफेंस फोर्सेस में एग्जिस्ट करती थी। अब ये माफिया कौन सी है? पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर छोटे-छोटे आप कह लें ओलिगोपोलीज़ बन जाती हैं, कि ये सारी कंपनीज़ इकट्ठे होके मिल के सिस्टम को रिग करती हैं। अब 6 ही कंपनी होंगी जो लाहौर का, कराची का पोर्ट कंट्रोल कर रही होंगी, वो किसी को बीच में घुसने नहीं देंगे, तो फेयर कॉम्पिटिशन नहीं होता। वो कंट्रोल करके प्राइसेस ड्राइव अप करते हैं, उसका एडवांटेज लेते हैं, और ये सब कुछ प्राइवेट बिज़नेस नहीं है, मेरे और आपकी जेब से हो रहा है। यानी कि मेरे वालिदैन ने 90s के अंदर $1 बिलियन दिया ये शिप खरीदने के लिए, जिसमें से $200 मिलियन चोरी किए गए। आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम? प्राइवेट कंपनी जिस तरह मर्ज़ी ऑपरेट करें, उस पे स्क्रूटनी कम होती है, उनका ज़ाती पैसा है। सलमान एक कंपनी चलाता है, वो सुबह फैसला करता है उस कंपनी के पैसों को मैंने आग लगा देनी, कोई सवाल जवाब नहीं है। लेकिन सलमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो डिसाइड करता है कि नेशनल ट्रेजरी से पैसे निकाल के उसको मैंने आग निकाली, तो हम पूछेंगे साहब क्या हो गया? गुस्सा कर गए आप। इसी तरह ये $200 मिलियन को आग लगाया गया। मेरे नज़दीक ये आग लगाना है कि रजे हुए लोगों को आप मज़ीद पैसे दे रहे हैं। जिनको ग्रेट्युटी में प्लॉट्स मिलते हैं, बंगले मिलते हैं, जिनके पास मरब्बों ज़मीन होती है, ज़रदारी साहब की बात करें, उनको $200 मिलियन आप और दे देते हैं। तो ये शौक के ऊपर शौक के ऊपर शौक की बात होती है कि यार मैंने ना फ्रांस में शैटो खरीदना है, उसका ना स्क्वायर फुटेज बढ़वा लेते हैं। चलो सरकार की तरफ से ये चीज़ सैंक्शन करा दो, इसमें इतने पैसे बन जाएँगे। और पूरा का पूरा सिस्टम रिग हो गया। अगर 90s के अंदर $200 मिलियन की करप्शन आम बात थी, आज क्या हो रहा होगा ये तो मैं आप सोच भी नहीं सकते। और इसकी हमें एक और मिसाल मिलती है, जो प्राइवेट कंपनीज़ और गवर्नमेंट मिलके शुगर माफिया के तौर पे रन करते हैं, और वहाँ पे वो कितने बड़े स्कैम्स कर रहे होते हैं आपके और मेरे पैसे के ऊपर। प्राइवेटली कोई कंपनी क्या प्रैक्टिस करती है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सरकार को इस तरह की प्रैक्टिस करती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएं। अब सवाल ये बनता है कि जितने लोग बैठ के जरदारी साहब की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ़ें कर रहे हैं, क्या उनको इस केस का नहीं पता? पता है। उनको पैसे मिलते हैं जनाब। मीडिया चैनल्स चलते ही सरकार की फंडिंग के ऊपर है, वरना वो चल नहीं सकते। और 2 साल से ये प्लेटफ़ॉर्म चलाते हैं, हम आपको बता रहे हैं ये प्रॉफ़िटेबल काम नहीं है। यहाँ पे पासे निकल जाते हैं पैसे लगा लगा के। हमें भी अगर सरकार को 2-3 करोड़ रुपया सालाना दे दे तो हम भी बड़े प्रॉफ़िटेबल हो जाएँगे।
लेकिन फिर आपको ज़मीर बेचना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने ये किया। अब अशरफ साहब ने एक रीसेंट इंटरव्यू में अखबार को बताया कुछ डिटेल्स अगस्ता सबमरीन डील की। उन्होंने बताया कि जो रिमूवल थी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मंसूर हक, वो एक फ्रेमिंग थी करप्शन की, रेफरेंस की अगेंस्ट बेनज़ीर भुट्टो एंड आसिफ अली जरदारी। लेकिन नेवी के अंदर जो उनके मरासिम थे उसकी वजह से उनको उस केस से भी निकाल दिया गया था। होता क्या है कि आप स्केपगोट ढूंढते हैं ताकि जो बड़ी मगरमच्छ होते हैं उनको बचा सकें, जिस तरह मकसूद चपरासी था। ठीक है, एक मुलाजम था, उसके ऊपर मुद्दा डाल के अपने आप को बरी जुमा करना, बेशक उसमें उसकी जान जाती है जाए, इज्जत जाती है जाए। हाँ, मकसूद चपरासी की तरह मंसूर हक साहब को भी पता था क्या हो रहा है, उनको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा था जिसकी वजह से वो विलिंग थे ये करने के लिए। तो सारी गेम है पैसे की, जिसकी वजह से हम अपना ज़मीर कंटिन्यूसली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब फ्रांस की जो लॉन्ग रनिंग जुडिशल इंक्वायरी थी इस केस में, पाकिस्तान ने उसको मैच नहीं किया। हमें ज़्यादातर चीज़ें फ्रेंच इंक्वायरी से ही मिलती है। जितनी भी उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो पीपीपी की अपनी हो, पीएमएलएन की हो, इवन पीटीआई की हो, उन्होंने ये मुद्दा नहीं रेज़ किया। ये प्रॉब्लम है सर, कि अगर आपके मुल्क में उस टाइम इतनी करप्शन हो रही थी, आप इसके ऊपर मुकदमे बनाएं जो ठोस है, इसके सबूत मौजूद हैं। इससे आपको नज़र आता है कि जो मुकदमात ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी बनाती हैं, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे बनाती हैं, और मुकदमात ऐसे बनाती हैं जहाँ से कल को वापसी हो सके। लोग पिट उठे थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ और बहुत सारे मुकदमे आप वो चलाएं, पर उन्होंने सबसे कमज़ोर वाला चलाया जिसके ऊपर इकामे की बुनियाद के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, जो कि था स्टूपिड चीज़ थी। उस वक्त वकीलों ने भी कहा था कि ये तो कोई डिसीजन ही नहीं है। अब तो शेर अफजल मरवत ने भी आके मान लिया। चले, शेर अफजल मरवत तो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, पीटीआई वाले उन्हें पसंद नहीं करते। सलमान अकरम राजा का भी यही मौकफ है, जो आपकी पार्टी के सेक्रेटरी हैं इस वक्त। तो ये एक प्रॉब्लम है। जब तक हमारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस, हमारे लोग इंक्वायरीज़ की मांग नहीं करेंगे, सड़कों पे इंक्वायरीज़ के लिए नहीं निकलेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आप सड़कों के ऊपर निकलते हैं किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए, उसको फ्री करने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन हमें अब सड़कों पे निकलना पड़ेगा छोटी से छोटी चीज़ लाइक इंक्वायरी इनटू एनी लीगल मैटर, कि कोई भी सरकार स्टेप लेती है उसमें इंक्वायरी की जाए। अभी इस वक्त मरीम नवाज साहिबा पूरे पंजाब के अंदर कभी लैपटॉप कभी कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। ये 10 साल बाद कट्टा ही होने, और इंशाल्लाह इयोन ही इस पे स्टोरी बनाएगा। जिस तरह 90s की चीज़ों पे हम आपको स्टोरियाँ बना बना के दे रहे हैं, जनाब ए तोड़े नाल हुआ है, ए तोड़े नाल हुआ है, ए तोड़े नाल हुआ है। फिर यहाँ पे यूट्यूबर्स आके कहते हैं कि जनाब नज़रियात की बात क्या करें। जनाब वाला पैसे होंगे तो नज़रियात की बात करोगे, लूट के आपको खा गए हैं, ये कोई मसला नहीं, उनसे आप फंडिंग भी लेते हैं, उनका मवाद भी आप चलाते हैं, अच्छी बात है। जो कंक्लूजन निकला इस स्टोरी का वो बड़ा फ़नी है। ऑफिशियल इन डेप्थ इंक्वायरी करने के बजाय जब बार बार गवर्नमेंट डाउन प्ले करती रही, तो एक सीरीज़ ऑफ बॉम्बिंग्स भी हुई थी इस टाइम के दौरान। हमें एक अच्छा मुद्दा मिल गया कि इधर की दिखा के उधर की मार लो। हमने कहा जी बॉम्बिंग्स और इसका आपस में कोई लिंक समझ आ रहा है कि वो कहानी होगी है, और बात होगी अलकायदा की। एक टाइम था 90s में, जब पाकिस्तान में आपने कोई बहस जीतनी होती थी तो आप फ़ौज का नाम लेके सोल्जर सोल्जर करते थे। तो इधर यहाँ पे अलकायदा और टेररिस्ट तंजीमों को इस्तेमाल करके बता दिया गया कि नहीं 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 नहीं, मुल्क की नीड है। Pakistani investigating body suggested Al Qaeda had probably assumed that the French officials were actually American citizens and that's why they were attacked. अब यहाँ पे हम एक छोटी सी कंस्पिरेसी थ्योरी में जाएंगे। होता क्या है, जब इतनी बड़ी स्केल की करप्शन होती है तो कुछ लाशें तो गिरना लाजमी हो जाती है, कुछ लोगों को तो गायब करना होता है। पाकिस्तान में तो छोटी करप्शन के ऊपर ही होता है, 5 लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है केस के अंदर, बड़ी अजीब सी बात है। तो इतने बड़े स्कैंडल्स को कवर अप करने के लिए दुनिया भर में असैसिनेशंस होती हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, इस पूरे स्पाई यूनिवर्स के अंदर होती हैं। रियलिटी ये है कि इन स्पाई यूनिवर्सेस का ना ऑडिट होता है, ना चेक एंड बैलेंस होता है, ना मीडिया रिपोर्ट करता है। यूएस एड का भांडा फूटा तो हमें पहली दफ़ा पता चला कि किन किन एक्ट्स के तहत अमेरिका दुनिया का नैरेटिव कंट्रोल कर रहा था, और फिर इवेंचुअली जब वो बंदूक ने अपने लोगों पे की तो लोगों की वहाँ पे पैक होगी। इसी तरह हमें आज सवाल करना पड़ेगा हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी गवर्नमेंट से, कि ये जो पैसा आप खर्च करें ये जा कहाँ रहा है, स्पेशली मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग में। हमारी खुशकिस्मती है कि फ़्रांस में इसके अंदर इंक्वायरी हुई, और मैं समझता हूँ, ये मेरी असेसमेंट है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर डिटेल इंक्वायरी हमारे मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टिंग में कभी हो तो मेरा ख्याल है बहुत सारे ट्रूथ्स अनकवर होंगे। आपको याद होगा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दुनिया के मीडिया ने एलिगेशन लगाई थी कि पाकिस्तान स्मॉल आर्म्स म्यूनिशंस बेच रहा है यूक्रेन को और शायद इसराइल को भी, लेकिन अगेन इसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, तो ये सारी एलिगेशंस हैं। सच क्या है
कुछ चीज़ें हैं जो वाज़ेह हो जाती हैं, जैसे एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो अपना ये लिमिटलेस पैसा है कहाँ से जनरेट कर रही है? मेरी और आपकी पॉकेट से कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट में सारी उम्र कहा कि पॉलिटिशियंस अवाम का पैसा लूट गए, उन्होंने बिल्कुल लूटा। लेकिन हमारी नेवी, हमारी एयर फोर्स और हमारी आर्मी ने भी मुल्क का पैसा लूटा। एज़ इदारा नहीं लूटा, इंडिविजुअल्स ने पोज़ीशंस का एडवांटेज उठा के पैसे कमाए। इसलिए ज़िया-उल हक साहब का जो बेटा है वो टेक्सास के अंदर बहुत सारे रैंचेज़ बना लेता है। तो ये एक कंटीन्यूअस प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। थोड़ी-सी तफ़सील मैं देना चाहूँगा जो मुझे मुआज़ ने रिमाइंड किया गुस्से से, वो ये है कि जो 2002 में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है एक बस में जिसमें 11 फ्रेंच इंजीनियर्स होते हैं और साथ 3 पाकिस्तानी इंजीनियर्स होते हैं। ये वो इंजीनियर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं अगस्टा सबमरीन्स के ऊपर ही, और उस वक़्त इंक्वायरी फ्रांस में पीक पे होती है। पाकिस्तान कहता है कि अल-कायदा ने ये करवाया। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जब हमारे मुल्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम दहशतगर्दों में फेंक देते हैं। फ्रांस कहता है ये ऐसे नहीं हुआ। ये इनके जनरल्स ने करवाया क्योंकि 95 के अंदर जो नए प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने किकबैक्स रोक दिए थे। और ये एक सॉर्ट ऑफ हवा में चीज़ रहती है, और 2002 आपको अंडरस्टैंड करना है पाकिस्तान की फ्रीडम के लिए ज़ीरो का साल था। 9/11 रिसेंटली हुई भी थी, अमेरिका की जंग में हम शामिल हो रहे थे, तो यहाँ पे मीडिया एग्ज़िस्ट नहीं करता था। तो ये खबर उस तरह ब्रेक नहीं करती। लेकिन आज हमें समझ आता है कि उस वक़्त डेफ़िनिटली कोई ना कोई कोल्यूशन होगी, और 2002 के अंदर पाकिस्तान में ऐसे दहशतगर्द हमले हो नहीं रहे थे। ये उसके कई अरसा बाद शुरू हुए थे। तो ऑल ऑफ अ सडन फ्रेंच बस के ऊपर कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना थोड़ा नॉनसेंसिकल होता है। इन कंक्लूजन, हम मरना नहीं चाहते, ठीक है? अगर मैं हार्ट अटैक से मर जाऊँ तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, सलमान बिल्कुल फिट है, मुआज़ बिल्कुल फिट है। लेकिन रियलिटी ये है जब आप इन लोगों के पैसों की तरफ हाथ डालते हैं, लोगों को इस पे आगाह करते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ एट रिस्क डालते हैं। जिस तरह उन इंजीनियर्स की लाइफ एट रिस्क हुई, जिस तरह एडमिरल की लाइफ एट रिस्क हुई जब उन्होंने पीबी की, जिस तरह लोग इस इन्वेस्टिगेशन जो लीड कर रहे थे पाकिस्तान की साइड से भी, उनको उठा के टॉर्चर किया गया। अगर इस सारे को आपने एक सिंपलर फॉर्म में समझना है, पाकिस्तान का चौधरी एक है, वो चौधरी फैसला करता है कौन पैसा कमाएगा, कौन उसके बारे में बात करेगा, कौन उसके बारे में लिखेगा। सोशल मीडिया की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई। इसलिए आप हमें सपोर्ट किया करें, पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।